जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हमारी जो क्लास होने वाली है पार्ट 3 के अंतर्गत होने वाली है, जिसमें आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि निमी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पार्ट 3 के अंतर्गत, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है। ए ऑप्शन दिया गया है दशमलव को 4 से भाग दें, बी ऑप्शन दशमलव को 4 से गुणा करना, सी ऑप्शन दशमलव को 2 से विभाजित करना, डी ऑप्शन है दशमलव को 2 से गुणा करना। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, डेसिमल नंबर को किसी भी पद्धति में आप बदलेंगे तो जिस पद्धति में बदलना होगा उसके आधार को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यदि बाइनरी में हम बदलेंगे तो 2 का भाग देंगे, और ऑक्टल में बदलेंगे तो 8 से भाग देंगे, और हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे, 16 से भाग देंगे। तो ये किस चीज में बदलने की बात कर रहा है, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में बदलने की बात कर रहा है। तो दशमलव को यदि बाइनरी नंबर में बदलना है तो 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव बीसीडी प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन डेटा इनपुट संग्रहित करना, बी ऑप्शन बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करे, सी ऑप्शन बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी सिस्टम होता है वह जो होता है डाटा को स्टोर करता है। तो जो डाटा को स्टोर करेगा वो आपका शून्य और एक के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। तो डाटा इनपुट जो होता है वो संग्रहित करना जो कार्य होता है वो बीसीडी नंबर का काम होता है। और बीसीडी नंबर यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर दिया गया बीसीडी नंबर इसी का काम होता है, और इसमें यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम काम कर, यहाँ पर मारेंगे सही आंसर डेटा इनपुट संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इजी है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया, जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। जैसे कि ए और यहाँ पर बी बराबर आपको वाई बराबर ए बी मिल रहा है, उसी तरह यहाँ पर शून्य शून्य बराबर आपको क्या मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए एक और शून्य कर रहे हैं तो आपको शून्य मिल रहा है, और शून्य और एक कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर शून्य मिल रहा है। मतलब कि यदि हम शून्य गुणे शून्य कर रहे हैं तो हमको शून्य मिल रहा है, और यदि हम एक गुणे शून्य कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर शून्य मिल रहा है, और शून्य गुणे एक कर रहे हैं तो शून्य मिल रहा है, और यहाँ पर एक गुणे एक कर रहे हैं तो एक मिल रहा है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान से नोट कीजिएगा, देखिए ये आपका शून्य है और ये आपका शून्य है, दोनों क्या है, समान संख्या है। तो शून्य गुणे यहाँ पर आप शून्य कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर तालिका में समझिए आपको शून्य मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर आपका शून्य दिया गया है। तो एक गुणे आप शून्य करें जो कि डिफरेंट नंबर है, तो एक गुणे शून्य करें तो आपको यहाँ पर फिर भी यहाँ पर क्या मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। और यहाँ पर शून्य गुणे आप एक करें तो भी आपको शून्य मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये समान संख्या एक और एक, ये आपको यहाँ पर गुणा करें तो एक मिला है। तो एक चीज आप इस दोनों को देखकर आप कह सकते हैं कि समान संख्या में यदि हम गुणा कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर समान संख्या प्राप्त हो रहा है, और यदि हम अदर संख्या में यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो हमको वो भी यहाँ पर समान संख्या देखने को मिले, जो कि अदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों इनपुट अधिकतम होने पर ही आउटपुट अधिकतम मिल रहा है, और अन्य स्थिति में आउटपुट जो होता है वो कम ही मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन ये बनती है ये नंद गेट की। और नंद गेट का यह फिगर कैसा होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नंद गेट का जो फिगर होता है साथियों, पहले तो आप दो इस तरह खींच लीजिएगा और ऐसे आप खींच लीजिएगा, और ये आपका जो हो जाता है नंद गेट का हो जाता है, जो कि ये आपका इनपुट ए और यहाँ पर बी होता है, और आउट जो हमको प्राप्त होता है वाई बराबर ए बी, वाई बराबर ए बी हमें प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें आप थोड़ा-सा अंतर कर देंगे, ऊपर यहाँ पर आप बार लगा देंगे, ठीक है? तो ये आपका कौन-सा हो जाएगा? एंड गेट हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा साथियों, यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आपका सी दिया गया एंड गेट, ध्यान से देखिए। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? आवृत्ति को या प्रेरकत्व को या प्रतिरोध को या शक्ति गुणांक को? देखिए, सीआरओ जो होता है साथियों, जो यहाँ पर सीआरओ होता है इसके बारे में समझ लीजिए। सीआरओ के द्वारा हम केवल आवृत्ति माप सकते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। वोल्टेज और धारा कि आरएमएस जो एवरेज होता है वो पीक टू पीक वोल्टेज माप सकता है, लेकिन प्रेरकत्व और प्रतिरोध शक्ति गुणांक को हम नहीं माप सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीआरओ के द्वारा हम केवल क्या माप सकते हैं? आवृत्ति माप सकते हैं। और ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो मापा नहीं जा सकता है, यहाँ पर इंडक्टेंस हम माप नहीं सकते, ना रेजिस्टेंस माप सकते हैं, ना पावर फैक्टर माप सकते हैं, लेकिन सीआरओ के द्वारा हम आवृत्ति को माप सकते हैं, अर्थात फ्रीक्वेंसी को माप सकते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? ए ऑप्शन प्रवर्धक, बी ऑप्शन दोलक, सी ऑप्शन मल्टीवाइब्रेटर और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया मोटरों की गति नियंत्रण। तो साथियों देखिए, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटरों का गति नियंत्रण। क्योंकि एससीआर का मुख्य जो काम होता है रेक्टिफिकेशन का, इंडक्शन मोटर का गति नियंत्रण के काम में आना। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका जो यहाँ पर फिगर बनता है कुछ इस प्रकार का फिगर बनता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, ये आपका इस प्रकार फिगर बनता है, जिसको यहाँ पर इसको एनोड बोला जाता है, और ये जो होता है इसको कैथोड बोला जाता है, और एक यहाँ पर ऐसे होता है जिसको गेट बोला जाता है, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं और 3 जंक्शन होते हैं, लेकिन परत की जो संख्या होती है वो 4 होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको R1 कौन-सा दिया गया है? देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर ढूँढना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको R1 जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपका R3 दे दिया गया और C1 दिया गया और R1 यहाँ पर देख सकते हैं। R1 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये क्या है साथियों? यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये क्या है? कैपेसिटर देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखिए, डायक यहाँ पर लगा गया है। ये एक आपका ट्रायक है और एक यहाँ पर डायक लगा गया है। तो इसमें डायक और यहाँ पर जो ट्रायक है, दोनों आपको चित्र में दिखाया गया है। तो ये दोनों जो होते हैं, ये थाइस्टर के क्या अंतर्गत आते हैं। और इनको ऑन करने के लिए ट्रिगर की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन में आपको देना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए दिया भी गया है ऑप्शन नंबर डी कि ट्राई को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है। जो यहाँ पर लगाया गया है कैपेसिटर, इसके उपयोग यही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? चलिए यहाँ पर फिगर देख लेते हैं। फिगर आपके सामने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C1 आपको दिखाया जा रहा है और यहाँ पर L1 यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखिए L1 यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपका एक ट्यून्ड सर्किट यहाँ पर दिखाया जा रहा है और ये जो आपका क्या है, C क्या है? ये कैपेसिटर है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, पॉजिटिव फीडबैक देने का जो काम करता है और जो ट्यून्ड सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों आपस में किस क्रम में जुड़े होते हैं? ये आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जो कि समांतर क्रम में यहाँ पर दिखाया भी गया है। तो ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए। और ऑप्शन में कौन-सा दिया गया? यहाँ पर देखिए, जो पॉजिटिव फीडबैक है, सकारात्मक फीडबैक, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों 28 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाई जाती, उसे हम क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। और जिसमें थोड़े से मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं अर्धचालक। तो चालक में ऊर्जा जो होती है,
वो अंतराल बोल्ट होता है। तो अचालक में 6 जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका बोल्ट होता है। तो अर्धचालक में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन माना जाता है। तो इसी के अनुसार यहाँ पर मानिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की अस्तित्व, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दिया गया। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? तो परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरान। क्यों? देखिए, पी टाइप अर्धचालक सामग्री बनाने के लिए त्रिसंयोजी पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका पहला होता है बोरान, दूसरा होता है आपका एल्युमिनियम और तीसरा जो होता है साथियों इसमें यहाँ पर जो होता है गैलियम होता है, गैलीलियम होता है और एक आपका एंडीमियम होता है, ठीक है? तो देखिए, इसमें जो आपका बोरान दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार के अभिनत की आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर जो आवश्यकता होती है साथियों, बेस नेगेटिव, एमिटर पॉजिटिव और कलेक्टर नेगेटिव की जरूरत होती है। और ऑप्शन में आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी। और आपसे पूछ दिया जाए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का फिगर कैसे बनता है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का फिगर बनता है, आपको मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कुछ आपको इस तरह यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो आपका मैं बना रहा हूँ, ये किस चीज़ का बना रहा हूँ? एनपीएन का। तो यदि एरो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यदि यहाँ पर एरो है और बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये कौन-सा हो जाएगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा। एक और आपका होता है पीएनपी। तो पीएनपी में जो आपको देखने को मिलता है साथियों, यही जो एरो होता है आपको अंदर की तरह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पीएनपी का अंदर की तरह सिंबल होता है एरो का और एनपीएन का बाहर की तरह सिंबल होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।